हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा श्रीवास्तव एंड टुडे हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, यानी कि जो पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और ये जो लेक्चर होने वाला है वो नीट स्पेशल होने वाला है। आगे के जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो नीट स्पेशल रहेंगे, नीट एस्पिरेंट्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं। आवृत बीजी आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे प्लांट्स जो होते हैं, ये ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स जो है, सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड रहते हैं। यानी कि जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर बंद रहते हैं, फ्रूट के अंदर बंद सीड्स। तो आवृत बीजी पौधे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे पुष्पीय पादप होते हैं जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर बंद रहते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती हैं वो दो तरह की स्टेजेस से पूरी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है स्पोरोफिटिक स्टेज और एक होती है गैमेटोफिटिक स्टेज। इनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होती हैं, एक स्पोरोफिटिक स्टेज और एक गैमेटोफिटिक स्टेज। एक स्पोरोफिटिक स्टेज होती है और एक कौन सी होती है? गैमेटोफिटिक स्टेज। जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो कैसी होती है? डेवलप्ड स्टेज होती है। स्पोरोफिटिक स्टेज कैसी होती है? डेवलप्ड स्टेज होती है। स्पोरोफिटिक स्टेज को बोलते हैं बीजाणु उद्भिद अवस्था। स्पोरोफिटिक स्टेज का हैप्लॉइडी कैसा होता है? डिप्लॉइड होती है, ये द्विगुणित होती है। और जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइडेड होती है। ठीक है। जो अच्छा, डिप्लॉइड यानी कि टू एन हैप्लॉइड, टू एन प्लॉइडी से क्या समझते हैं? जो इनमें जो स्पोरोफाइट के जो प्रत्येक केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें टू एन क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि टू एन गुणसूत्र होते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड जेनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड जेनरेशन। ओके। तो एक तो हो गया कि जो हमारा इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ऐसे जिनमें सीड्स फ्रूट के अंदर बंद रहते हैं, उनमें उनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस पाई जाती है, एक स्पोरोफिटिक स्टेज और एक गैमेटोफिटिक स्टेज। जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो डेवलप्ड स्टेज होती है और ये टू एन यानी कि डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। इसका मतलब ये है कि इनके जो प्रत्येक केंद्रक होता है, एवरी न्यूक्लियस में टू एन क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डिप्लॉयड जनरेशन यानी कि द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। द्विगुणित पीढ़ी। ओके। और स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी कि स्पोरोफिटिक स्टेज यानी कि बीजाणुभिद उद्भिद अवस्था। ओके, जो नेक्स्ट हमारी स्टेज है वो है गैमेटोफिटिक स्टेज।
नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? गैमेटोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज को कहते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था। क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद अवस्था। ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है ये हैप्लॉइड होती है, एन होती है, इसकी प्लॉइडी एन होती है, अगुणित। गैमेटोफिटिक स्टेज हैप्लॉइड होती है, यानी कि इसके प्रत्येक केंद्रक में एन क्रोमोसोम्स होते हैं और इसी वजह से गैमेटोफिटिक स्टेज को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड जनरेशन। इस वजह से इसे बोलते हैं हैप्लॉइड जेनरेशन, यानी कि अगुणित पीढ़ी। ओके। इन दोनों जनरेशन में ये जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है वो लेस डेवलप्ड होती है, ये कम विकसित होती है, कम विकसित। गैमेटोफिटिक जनरेशन लेस डेवलप्ड होती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। इसका क्या मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल होती है इसमें एक के बाद एक दूसरी एक जनरेशन यानी कि दूसरी स्टेज आती रहती है। स्पोरोफिटिक स्टेज के बाद गैमेटोफिटिक स्टेज एंड गैमेटोफिटिक स्टेज के बाद स्पोरोफिटिक स्टेज। इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इस वजह से इस टाइप की जनरेशन को, इस टाइप की जनरेशन को क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण, अगर मैं सही अनुवाद कर रही हूँ तो। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लावर कैसे डिवाइड होते हैं? तो जो फ्लावर होता है वो मेनली स्पोरोफाइट में लगते हैं। ठीक है। और स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है? स्पोरोफाइट्स में रूट्स होते हैं। रूट्स यानी कि इन्हें हम मूल या जड़ कहते हैं। स्टेम होते हैं, स्टेम को हम कहते हैं स्तंभ या फिर तना। और लीव्स होती हैं यानी कि पत्तियां। तो जो फ्लावर होता है ये एक फ्लावर है। फ्लावर का स्ट्रक्चर, तो जो फ्लावर होता है उसमें रूट्स, जो फ्लावर होता है वो स्पोरोफाइट में लगता है, किसमें? स्टेम में लगता है। ठीक है। स्पोरोफाइट के स्टेम में लगता है फ्लावर। रिप्रोडक्शन के लिए स्टेम पर फ्लावर लगते हैं। ठीक है। किसके लिए फ्लावर लगते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए। और ये फ्लावर्स क्या होते हैं? ये फ्लावर्स होते हैं मॉडिफाइड शूट, यानी कि रूपांतरित प्ररोह। मॉडिफाइड शूट को क्या बोलते हैं? रूपांतरित प्ररोह। इनका काम होता है रिप्रोडक्शन करना, यानी कि ये जो फ्लावर्स हैं इनका काम होता है रिप्रोडक्शन करना। फ्लावर्स के चार पार्ट होते हैं। सबसे नीचे वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं सेपल। और ये किस में होता है? ये कैलिक्स में होते हैं, यानी कि कैलिक्स में बहुत सारे सेपल्स होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कैलिक्स के ऊपर ये जो कलर्ड पार्ट आपको दिख रहे हैं ब्रांचेस, ये होती हैं पेटल्स। और पेटल्स किस में आती हैं? कोरोला में आती हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला बोलते हैं। एंड्रोशियम ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसमें स्टेमन आते हैं जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंथर। ठीक है। और इसमें फिलामेंट, एंथर फिलामेंट से जुड़ा हुआ होता है और फिलामेंट या फिर सेपल या फिर थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है।
गायनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसमें आते हैं हमारे पिस्टिल या फिर पिस्टिल किस में डिवाइडेड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में। पिस्टिल को कार्पेल भी कहते हैं। ठीक है। तो जो कैलिक्स जो फ्लावर होता है वो हमारा डिवाइडेड रहता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम में। ठीक है। कैलिक्स को कहते हैं बाह्य दल पुंज। कैलिक्स को क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। और कैलिक्स में होते हैं बहुत सारे सेपल्स। कैलिक्स में क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं। ठीक है। और इन्हें हम कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल। कोरोला को कहते हैं दल पुंज। और कोरोला में बहुत सारे पेटल्स होते हैं और इन्हें हम कहते हैं दल। पेटल्स को क्या कहते हैं? दल। एंड्रोशियम में स्टेमन होते हैं। स्टेमन को बोलते हैं पुंकेसर। और स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है। एंड गाइनोशियम में एक या एक से ज्यादा पिस्टिल या कार्पेल होते हैं। गाइनोशियम में क्या होते हैं? एक या एक से ज्यादा कार्पेल या पिस्टिल होते हैं और इन्हें कहते हैं अंडक या स्त्री केसर। ओके। देखिए यहाँ पे जो कार्पेल या पिस्टिल होता है वो हमारा डिवाइडेड रहता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर पार्ट। ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर पार्ट है। और एंड्रोशियम में क्या होते हैं? स्टेमन होते हैं। क्या होते हैं एंड्रोशियम में? स्टेमन। इनको बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है। या फिर इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल। ओके। सूक्ष्म बीजाणु पर्ण। क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु पर्ण। ओके। माइक्रोस्पोरोफिल को कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु पर्ण। जैसा कि हमें पता है कि जो स्टेमन होते हैं वो क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। स्टेमन कैसे होते हैं? बाई लोब्ड होते हैं। बाई लोब्ड यानी कि देखिए ये एक स्टेमन है और ये कैसा है? ये बाई लोब्ड है। कितने लोब होते हैं इसमें? टू लोब होते हैं। बाई लोब्ड का मतलब टू लोब होते हैं। और एक लोब में कितने थीका होते हैं? टू थीका होते हैं। देखिए एक लोब में कितने थीका है? वन एंड टू। टू थीका है। ठीक है। तो एक एंथर में कितने टोटल थीका होते हैं? टोटल कितने थीका होते हैं? चार। ठीक है। और इसमें तो जो टू थीका यानी कि एक हमारा जो लोब है वो कैसा होगा? ये होगा डाई थीकस। कैसा होगा? डाई थीकस। ठीक है। ओके। और इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? चार माइक्रोस्पोरेंजिया। चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इसमें। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इन्हीं में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं।
पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजिया में ही बनते हैं। ओके। और जो फिलामेंट होता है हमारा, ये फिलामेंट है, ये किससे अटैच्ड रहता है? ये थैलेमस या फिर पेटल से अटैच्ड रहता है। यानी कि यहाँ पे ये देखिए थैलेमस है, ये थैलेमस या फिर पेटल, ये क्या है? ये हमारा स्टेम है और ये पेटल है। पेटल या देखिए फिलामेंट या तो थैलेमस से अटैच्ड रहेगा या फिर पेटल से अटैच्ड रहेगा। ठीक है। तो जो हमारा फिलामेंट होता है वो धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट। और ये पेटल्स या फिर थैलेमस से अटैच्ड रहता है। अटैच्ड टू पेटल और थैलेमस। ओके। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन है। एंथर्स, फिलामेंट, ये दो में डिवाइडेड रहता है ये। एंथर को बोलते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश। और फिलामेंट को बोलते हैं वृंत तंतु। और इनके अंदर क्या होते हैं? पॉलन सैक्स होते हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम ये सिंगुलर फॉर्म है माइक्रोस्पोरेंजिया का। सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। मीन्स अगर माइक्रोस्पोरेंजियम अकेले के लिए यूज होता है, ठीक है, अकेले के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम यूज करते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया यूज करते हैं जब एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। यानी कि एक से ज्यादा के लिए माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड यूज करेंगे और अकेले के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड यूज करेंगे। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो अप्रोक्स सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, जैसे कि ये पूरी एक माइक्रोस्पोरेंजियम या पूरी एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें 4 वॉल लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर एपिडर्मिस, इनर एंडोथीकस या एंडोथीशियम, और इसके बाद मिडिल लेयर होती है, फिर उसके बाद मिडिल लेयर्स होती हैं, फिर उसके बाद टैपेटम होती है। ठीक है। तो जो एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये तीनों मिल करके एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? एंथर के फटने में। हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। और क्या करती हैं? एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है। ये जो एपिडर्मिस होती है, आउटर एपिडर्मिस, ठीक है, ये, एंड इसके बाद एंडोथीशियम, इसके बाद मिडिल लेयर, ये तीनों मिल करके एंथर के फटने में हेल्प करती हैं। एंथर के डहीसन से मतलब है कि रैप्चर होना, एंथर का बाहर निकलना, उसमें हेल्प करती हैं। या फिर पॉलन ग्रेन्स का जो बाहर निकलते हैं, एंथर का फटना मतलब जो एंथर फटेगा तो उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे, तो उसमें हेल्प करती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, किसकी? स्पोरेंजियम की। ये तीनों लेयर एंथर के डेहिसेंस और प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। यानी कि वो एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगी और एंथर के डेहिसेंस में मदद करेंगी। ठीक है। और जो टैपेटम होती है, टैपेटम, ये क्या काम करती है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है।
यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है ये, किसको? पॉलन ग्रेन्स को। और ये टैपेटम कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट होती है। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट होती है टैपेटम। ओके। तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे कि जो प्रोटेक्शन और डेहिसेंस, ये दोनों इनमें से कौन नहीं करता है? ठीक है। तो टैपेटम में, टैपेटम जो लेयर होती है उसका प्रोटेक्शन एंड डेहिशंस में कोई रोल नहीं होता है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि टैपेटम क्या नहीं करती है, तो टैपेटम प्रोटेक्शन एंड डेहिशंस जैसा कोई काम नहीं करती है। ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस नहीं करती है। प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस कौन करता है? ये करते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, स्पोरेंजियम की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि हाउ पॉलन ग्रेन्स फॉर्म्ड बाय द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं? ठीक है। तो स्पोरेंजियम से जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं उसकी प्रोसेस इसमें हम देखेंगे। जो स्पोरेंजियम का मिडिल पार्ट होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है एक टाइप के टिश्यू का, जिसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। अच्छा, जितने भी ये जो टिश्यू होते हैं ये किसी ना किसी सेल के बने हुए होते हैं। तो इस तरह से जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल का बना हुआ होता है। ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी कैसी होती है? ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि द्विगुणित होते हैं, यानी कि 2n होते हैं। इनकी प्लॉइडी कैसी होती है? डिप्लॉयड, द्विगुणित होती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल कहते हैं। पॉलन मदर सेल कहते हैं। पॉलन मदर सेल किसे कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल को कहते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये कैसी है? ये डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। इसमें मियोसिस होगी। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगी। ठीक है। सपोज ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 2n। अब इसमें मियोसिस होगी, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगा। तो इसमें बन जाएंगे 4 न्यूक्लियाई, यानी कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके। और ये जितने भी होंगे ये कैसे होंगे? ये हैप्लॉइड होंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगी, और ये 2n से n हो जाएगी, इनकी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी और ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। जब भी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो इससे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। टेट्राड का मतलब है 4 माइक्रोस्पोर्स जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या फिर जुड़े पाए जाते हैं। टेट्राड जब 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? टेट्राड कहलाते हैं। तो ये जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जब एक बार इनमें मियोसिस होती है तो कितने हैप्लॉइड, तो ये 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और ये चारों हैप्लॉइड होंगे, यानी कि जिन चारों माइक्रोस्पोर की जो प्लॉइडी होगी वो कैसी होगी? एन होगी, हैप्लॉइड होगी, अगुणित होगी। अब ये माइक्रोस्पोर जो टेट्राड हैं ये चारों अलग हो जाएंगे। ठीक है। या फिर ये चारों डेवलप करेंगे और इसके बाद ये अलग होकर के 4 पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं।
ये चारों अलग हो जाएंगे और डेवलप करके क्या बनाएंगे, 4 पॉलन ग्रेन्स। देखिए, सेपरेट मेकिंग 4 पॉलन ग्रेन्स। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम का मिडिल पार्ट होता है उसमें एक टाइप का टिश्यू पाया जाता है जिसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। इस स्पोरोजिनस ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि पॉलन मदर सेल का बना हुआ होता है। इसमें मियोसिस होती है और ये मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन होने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें 4 माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट हो बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये डेवलप होकर के सेपरेट होकर के पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। ये तो हमारा प्रोसेस था माइक्रोस्पोरेंजियम का कि जिससे पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक बार जब मियोसिस होती है तो कितने पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, एक बार मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं कि सपोज 200 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए 200 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस होनी चाहिए, कितनी बार मियोसिस होनी चाहिए। ठीक है, तो जब एक बार मियोसिस होने पर कितने पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो 200 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए हमें इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 50 मियोसिस होनी चाहिए। कितनी मियोसिस होनी चाहिए, 50 मियोसिस होनी चाहिए, तब बनेंगे 200 पॉलन ग्रेन्स। ओके, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 100 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए कितनी मियोसिस होनी चाहिए। तो 100 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए कितनी मियोसिस होनी चाहिए, 100 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 25 मियोसिस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। देखते हैं, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर या फिर ये शेप इनका कैसा होता है, ये सर्कुलर होते हैं। देखिए, ये कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। मेल गैमेटोफाइट कहलाते हैं। मेल गैमेटोफाइट यानी कि जो गैमीट को कैरी करते हैं। किसको कैरी करते हैं, कैरी द गैमीट। जो गैमीट को कैरी करते हैं ये मेल गैमीट को कैरी करते हैं, मेल गैमीट को कैरी करते हैं। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसकी जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्साइन, इसके अंदर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं इंटाइन, और आउटर लेयर में ही जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं जिससे बनता है पॉलन ट्यूब। और इसके अंदर जेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जेनरेटिव सेल के अंदर जेनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होती है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं पॉलन ग्रेन में, और पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2 लेयर्स से मिलकर के बना हुआ होता है। कितनी लेयर्स से मिलकर के बना हुआ होता है, 2 लेयर्स। कौन कौन सी, आउटर लेयर होती है एक्साइन और इनर लेयर होती है इंटाइन। ओके, जो आउटर लेयर होती है यानी कि जो एक्साइन होती है वो बनी हुई होती है हमारी स्पोरोपोलेनिन नाम के एक मटेरियल से। किससे, स्पोरोपोलेनिन
ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा रेजिस्टेंट मटेरियल है जो किसी भी चीज़ से डिग्रेड नहीं होता है। इसको एसिड या बेस किसी से भी डिग्रेड नहीं कर सकते, किसी से भी खराब नहीं कर सकते। यही वजह है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो काफ़ी दिनों तक या काफ़ी टाइम तक सरवाइव करते रहते हैं। ठीक है। तो जो एग्जाइन होती है वो स्पोरोपोलिनिन नाम के एक सब्सटेंस से मिलकर के बनी हुई होती है। पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है, इसमें प्रेजेंट होते हैं जर्म पोर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? जर्म पोर्स। और ये जो जर्म पोर्स होते हैं, इनमें स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। ठीक है, इनमें स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, एब्सेंट स्पोरोपोलिनिन। क्यों एब्सेंट होता है वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। क्योंकि अगर इसमें स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होगा तो वो इतना सख्त होता है कि वो पॉलन ट्यूब बनने ही नहीं देगा, पॉलन ट्यूब उसको तोड़ के बाहर आएगी ही नहीं, क्योंकि वो हाईली रेजिस्टेंट होता है। इसलिए जर्म पोर्स में स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। दूसरी हमारी लेयर है इंटाइन। ये इनर लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है। ये बनी हुई होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन की। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन की। यानी कि जो इनर लेयर होती है वो मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। इनर लेयर पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। ओके। नाउ जो हमारी आउटर लेयर होती है एक्साइन, अभी हमने पढ़ा, वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। और स्पोरोपोलिनिन कैसा सब्सटेंस होता है? ये रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। ये हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, यानी कि इसे हम एसिड या बेस से किसी से भी डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, खराब नहीं होता है ये। ठीक है। चाहे जितना भी एसिड बेस हम यूज कर लें, स्पोरोपोलिनिन को हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ही कड़ा मटेरियल होता है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन बहुत ही कड़ा मटेरियल होता है। तो जो स्पोरोपोलिनिन होता है, इसका वर्क होता है कि ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। स्पोरोपोलिनिन क्या करता है? पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जो एक्साइन होती है, ये आउटर लेयर है एक्साइन, इसकी इसमें प्रेजेंट होते हैं जर्म पोर्स। तो जर्म पोर्स में स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है। स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट इन जर्म पोर्स। क्यों एब्सेंट होता है जर्म पोर में? क्योंकि अगर जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन पाया जाएगा तो जर्म पोर से ही क्या निकलते हैं? जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब निकलती है। ठीक है। और अगर जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन होगा तो पॉलन ट्यूब निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन बहुत ही कड़ा मटेरियल होता है, पॉलन ट्यूब उसको तोड़ ही नहीं पाएगी, तो पॉलन ट्यूब कैसे निकलेगी? इसी वजह से जहाँ जहाँ पे जर्म पोर होते हैं वहाँ पे, या फिर जहाँ पे जर्म पोर होता है वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है। ठीक है। वो डिग्रेड नहीं कर पाएगा स्पोरोपोलिनिन। जम पॉलिन ट्यूब स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर पाएगा, इसलिए जम पोर में स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है। जो इनर लेयर होती है वो हमारी है इंटाइन, इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये बनी हुई होती है पेक्टोसेलुलोज की, यानी कि सेलुलोज और पेक्टिन की। नेक्स्ट है जो हमारे मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं,
उसमें 2 टाइप्स की सेल पाई जाती है। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन मैच्योर पॉलन ग्रेन्स। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसमें कितने 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जेनरेटिव सेल। ओके, तो जो वेजिटेटिव सेल होती है, हाँ, इन दोनों सेल्स के बीच में अंतर पूछा जाता है कभी कभी, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके जो इन दोनों सेल्स के जो वर्क हैं वो पूछे जाते हैं, साइज पूछा जाता है इन दोनों सेल का, इनके न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं हमारे जो वेजिटेटिव सेल होती है वो कैसी होती है, वो बिगर होती है। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, दूसरा कि इसमें फूड रिजर्व ज़्यादा रहता है, मोर फूड रिजर्व। ठीक है, मोर फूड रिजर्व। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इररेगुलर होता है और लार्ज शेप्ड का होता है। इसका न्यूक्लियस इररेगुलरली लार्ज शेप्ड न्यूक्लियस, इरेगुलरली लार्ज शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें और हमारी जो जेनरेटिव सेल होती है, जेनरेटिव सेल ये कैसी होती है, ये स्मॉल इन साइज होती है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल कैसी थी, बिगर इन साइज थी, जेनरेटिव सेल स्मॉल इन साइज। ठीक है, जेनरेटिव सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। जनरेटिव सेल का शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। और जो जनरेटिव सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। इट फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जो 60% प्लांट्स होते हैं ना उनमें ये जो 2 स्टेज यानी कि जो पॉलन ग्रेन की जो मैच्योर स्टेज होती है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, इन इस 2 स्टेज में ही पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं। यानी कि 60% केसेस में क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन्स शेड एट 2 शेल्ड स्टेज। ओके, तो 60% जो केसेस होते हैं उसमें pollen grains shed at 2-celled stage. Okay. और जो 40% केसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल होती है वो सेम रहती है, यानी कि वेजिटेटिव सेल ऐसी ही रहती है, लेकिन जो जनरेटिव सेल होती है इसमें 60% केसेस में जो जनरेटिव सेल होती है 60% प्लांट्स के केसेस में उसमें माइटोसिस हो जाता है और 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। जब माइटोसिस होगा तो 2 मेल गैमेट बन जाएंगे, और जैसे ही मेल गैमेट बनेंगे उसके बाद एंथर रप्चर होगा और फटेगा। ठीक है, और उससे पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो 40% केस होता है उसमें जनरेटिव सेल में माइटोसिस होने की वजह से 2 मेल गैमेट बनते हैं और पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। तो 40% केस में पॉलन ग्रेन्स कब बाहर आते हैं, 3 सेल्ड स्टेज में बाहर आते हैं। कब बाहर आते हैं, 3 सेल्ड
स्टेज में बाहर आते हैं। इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन्स 3 शेल्ड स्टेज में शेड हो जाते हैं। ठीक है। तो टू टू सेल्ड स्टेज यानी कि वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, और 3 सेल्ड स्टेज यानी कि वेजिटेटिव सेल तो सेम रहेगी और जनरेटिव सेल 2 गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगी माइटोसिस होने की वजह से। ठीक है। तो 2 सेल्ड स्टेज 60% केसेस में पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, और 3 सेल्ड स्टेज में 40% केसेस में पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। 3 सेल्ड स्टेज का मतलब है वेजिटेटिव शेल प्लस 2 मेल गैमेट्स। ठीक है। जनरेटिव सेल में क्या होता है, माइटोसिस होती है तब मेल गैमेट बनते हैं, मियोसिस नहीं होती है। जनरेटिव सेल में क्या होता है, माइटोसिस होती है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पार्थेनियम। पार्थेनियम होता क्या है, ठीक है, और ये कहाँ से आया, ये हार्मफुल है या फिर फायदेमंद है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो पार्थेनियम को बोलते हैं कैरेट ग्रास। ये कॉमनली क्या कहलाता है, कैरेट ग्रास कहलाता है। पार्थेनियम इंडिया में नहीं था, इंडिया में नहीं पाया जाता था। ये जो विदेशों से विदेशी गेहूं जब आए तो उनके साथ में पार्थेनियम भी चला आया एज अ कॉन्टामिनेंट यानी गंदगी के रूप में। ठीक है। विदेशी गेहूं के साथ आई गंदगी में पार्थेनियम था, किसमें था, विदेशी गेहूं के साथ, गेहूं के साथ आई गंदगी में पार्थेनियम पाया गया, और तभी से ये इंडिया में है, इसके पहले वो, और इस तरह से पार्थेनियम इंडिया आया। इसको कॉन्टामिनेंट कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये प्रदूषक है। ठीक है। पार्थेनियम केम टू इंडिया एज कॉन्टामिनेंट विद वीट। इसको बोलते हैं अनडिजायरेबल सब्सटेंस। पार्थेनियम को क्या बोलते हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंस। और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, रैपिड ग्रोथ होती है इसकी। ठीक है। ये एलर्जी कॉज करता है, और किस टाइप की एलर्जी कॉज करता है, पॉलन एलर्जी कॉज करता है, कॉजेज एलर्जी, पॉलन एलर्जी, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ठीक है। इस टाइप से ये एलर्जी कॉज करता है। ये एलर्जी पॉलन ग्रेन या फिर पॉलन एलर्जी कहलाती है। ठीक है। कुछ इसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से भी पूछे जाते हैं कि कितनी देर तक पॉलन ग्रेन रजिस्टर्ड कर सकता है, कितनी देर तक पॉलन रह सकता है शेड होने के बाद। तो यानी कि वायबिलिटी ऑफ पॉलन क्या होती है। तो जो जैसे राइस एंड व्हीट जो होते हैं, गेहूं और चावल जो होते हैं, इनके पॉलन ग्रेन्स 30 मिनट तक रह सकते हैं शेड होने के बाद। ठीक है। 30 मिनट तक रह सकते हैं शेड होने के बाद। और जैसे जो फैमिलीज, कुछ फैमिलीज हैं, सोलनेसी,
रोजेसी, लेगुमिनेसी, ये कुछ फैमिलीज हैं। इनके पॉलन ग्रेन्स महीनों तक वायबल होते हैं। इनको कई महीनों तक रखा जाता है, सेवरल मंथ्स तक ये वायबल होते हैं। ठीक है। पॉलन ग्रेन्स का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? पॉलन ग्रेन्स का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या यूज करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। किस टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार नीट में आया है, कई बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं एट 96 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। सोलेनेसी, रोजेसी, मंथ्स तक वायबल रहते हैं, कई महीनों तक वायबल रहते हैं। राइस एंड व्हीट के पॉलन ग्रेन्स 30 मिनट्स तक वायबल रहते हैं। ठीक है। एंड जो हमारा पार्थेनियम है वो क्या है? वो कंटामिनेंट है, जो कि कहाँ से आया था? विदेशों से आए हुए गेहूं से आया था। विदेश यानी कि यूएस से गेहूं आया था, उससे कॉन्टामिनेंट आ गया था, पार्थेनियम कॉन्टामिनेंट आ गया था इंडिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा गाइनेशियम, और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टुमारो एट 7 PM। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।